नमस्ते वॉरियर्स। स्वागत है आपका स्टैंड फॉर एस के आज के इस वीडियो में। कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द ये बहुत कॉमन कंप्लेंट्स है। हम में से ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को लाइफ में कभी ना कभी कमर या पीठ या गर्दन दर्द जरूर होता है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। रूटीन जो मसल स्प्रेन है वो, स्लिप डिस्क, सायाटिका और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी। तो कैसे जानेंगे कि आपका जो कमर दर्द, पीठ दर्द है वो रूटीन मसल स्प्रेन का है या स्लिप डिस्क सायाटिका का है या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का है? तो चलिए आज यही हम डिटेल में देखते हैं। है। तो बैकएक, पीठ दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द दो प्रकार का होता है। एक है मैकेनिकल बैकएक और दूसरा है इन्फ्लेमेटरी बैकएक। मैकेनिकल बैकएक क्या होता है? तो मैकेनिकल बैकएक जैसे नाम कहता है ये मैकेनिकल फैक्टर्स से होता है। क्या मैकेनिकल फैक्टर्स होता है हम देखेंगे। ये आइदर मसल से होता है या हड्डी से, वर्टिब्रा या स्पाइन से होता है। और जो कमर के रीढ़ की दो हड्डियां हैं उनके बीच में जो सॉफ्ट गद्दी होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इनकी वजह से होता है। तो ये क्या होता है, चलिए डिटेल में देखते हैं। पीठ, कमर, गर्दन, इसमें काफी सारे मसल्स होते हैं पीठ कवर की मूवमेंट के लिए। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये मसल्स मूवमेंट में काम करते समय खींच जाते हैं, स्प्रेन होते हैं और इसकी वजह से दर्द हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स है पीठ, कमर, गर्दन दर्द का। ये क्या-क्या चीज़ से हो सकता है? काफ़ी बार हम लोग बैठकर उठते, अचानक से पीठ में चमक आ जाती है, कभी सामान उठाते रहते हैं, तब पीठ में, कमर में चमक आ जाती है। इस प्रकार का दर्द, ये जो मसल स्प्रेन का है, ये मोस्ट कॉमनली मसल स्प्रेन से होता है, कभी-कभी बाकी रीज़न से भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली मसल के खिंच जाने से, स्प्रेन होने से होता है। ये दर्द अचानक से होता है और जनरली 2-4 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ते में पूरी तरह से सेटल होता है। और जनरली पेन किलर लेने से फटाक से ये ठीक होता है। पेन किलर और थोड़ा रेस्ट करेंगे तो ये ठीक हो जाता है। ऐसे मस्कुलर पेन्स के और क्या रीज़न हो सकते हैं? तो एक खराब पोस्चर, बैठते समय जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत देर कंटिन्यूअसली मोबाइल देखना, उसकी वजह से गर्दन के मसल्स को प्रेशर आता है और वो दर्द कर सकते हैं। गलत पोस्चर में सोना, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इससे भी मसल्स के ऊपर प्रेशर आता है और दर्द हो सकता है। तो ये हुए कुछ रीजंस और एग्जांपल्स मस्कुलर पेन के, ये सभी मैकेनिकल बैकएक में आते हैं। अब हम रीढ़ की हड्डी को डिटेल में देखेंगे। जो मैंने बोला, बोन से, हड्डी से और इंटरवर्टिब्रल डिस्क से जो पेन आता है उसे अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये है स्ट्रक्चर अपनी रीढ़ की हड्डी का। इसको और करीबी से देखेंगे तो ये जो नीला देख रहे हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए इस कलर में किया है, बॉडी में ये कलर में नहीं होता है। तो ये जो नीला देखेंगे ये एक्चुअल हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी है वो। और ये ये एक हड्डी, ये एक हड्डी, जो वर्टिब्रे जिसे मेडिकली कहा जाता है। और उन दोनों के बीच में ये सॉफ्ट गद्दी होती है, इसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो ये जो डिस्क है, ये हड्डी के उतने ही साइज की होती है। जहाँ पे हड्डी रुक जाती है उसके एग्जैक्टली नीचे, जैसे आप देखेंगे, ये गद्दी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी रुक जाती है, इससे बड़ी नहीं होती है। तो नॉर्मली ये इसी हड्डी के साइज की होती है, दो हड्डियों के बीच में होती है। क्यों होती है? क्योंकि दो हड्डी अगर एक के ऊपर एक रखी जाए तो उसका मूवमेंट होना बहुत मुश्किल है। दो हड्डी एक के ऊपर एक घिसेगी, मूवमेंट नहीं होगा और बहुत तकलीफ होगी। इसी के लिए सॉफ्ट गद्दी होती है, ताकि आगे झुकना, टर्न करना, ये सब चीज में इजीली मूवमेंट हो जाए। अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे ये पूरा गैप है, ये हड्डी और ये डिस्क, उसके पीछे ये अच्छा खासा गैप है। इस गैप से काफी सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास होते हैं। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये जो पीला दिख रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर पास होता है। जैसा आप देख रहे हैं, ये वाला है, ये नॉर्मल डिस्क है। ये डिस्क डैमेज हो चुका है। अगर इसके ऊपर कभी बहुत प्रेशर आता है, अचानक से झुकने से, अचानक से वजन उठाने से, तो ये अपने जगह से प्रेस होके पीछे चला जाता है। इसे स्लिप डिस्क कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दब चुका है और पीछे जा रहा है।
जब ये ऐसे जाके अंदर इसको स्पाइनल कॉर्ड को दबाने लगता है तो दर्द भी होता है और इसकी वजह से हाथ पैर में झुनझुनी वगैरह भी चालू हो सकती है। इसके साथ साथ यहाँ से जो हमने देखा स्पाइनल कॉर्ड, उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर कुछ नसें भी इस सेम गैप से बाहर आती है। कभी कभी ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये दब जाती है, बाहर आती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। ये कभी कभी इन नसों के ऊपर भी प्रेशर डालने लग जाती है। जब ये नसों के ऊपर प्रेशर डालती है तो भी दर्द होता है, और जिस एरिया में ये नसें जाती है उस एरिया में वो दर्द फील होता है। तो ऐसे ही एक सायाटिका आपने कॉमनली सुना रहेगा। ये जो आपने देखा इसे स्लिप डिस्क बोला जाता है। सायाटिका क्या होता है? तो सायाटिक नर्व करके एक नर्व है जो कमर से ऐसे ही निकलती है और वहाँ से निकलकर पूरी पैर में नीचे तक चली जाती है। तो कभी कोई इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो अपने जगह से प्रेस होके निकलती है बाहर, वो अगर इस नर्व को प्रेशर डाले इस नर्व पे, तो सायाटिका कहते हैं इसे। इसमें दर्द कमर में चालू होता है और पूरा थाइस के पीछे से नीचे पैर तक जा सकता है। तो इसे सायाटिका कहा जाता है। तो अब आप समझ गए रहेंगे कि स्लिप डिस्क क्या होता है, सायाटिका क्या होता है। तो इसमें कमर पीठ में दर्द होता है और वहाँ से निकलकर वो पूरा पैर तक जाता है अगर सायाटिका है तो। स्लिप डिस्क में ये दर्द सिर्फ पीठ कमर में ही रहेगा। मैकेनिकल बैकएक में ही आता है ये। और इसका ये इम्पोर्टेंट एक फीचर होता है कि ये दर्द जब मूवमेंट करेंगे, जब कोई झुकेगा, जब कोई वज़न उठाएगा, जब कोई चलेगा, तब ये दर्द बढ़ता है। क्योंकि जब मूवमेंट होगी तब जाके वो जो स्लिप डिस्क है वो अंदर जाके आइदर स्पाइनल कॉर्ड को या वो नसों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालती है। तो मूवमेंट से हमेशा ये दर्द बढ़ता है, रेस्ट करेंगे तो ये दर्द कम हो जाता है। आपने और एक बात सुनी होगी कि कमर पीठ में गैप कम हो गई, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है इस फिगर में देखते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये एक वर्टिब्रा का हड्डी है, वर्टिब्रा है, ये एक वर्टिब्रा है और ये एक वर्टिब्रा है। ये बीच में उनके बीच में जो डिस्क है वो है। यहाँ पे ये डिस्क नॉर्मल दिख रही है, यहाँ पे ये डिस्क नॉर्मल लग रही है। इस वर्टिब्रा और इस वर्टिब्रा में ये जो डिस्क है ये दब चुकी है। अगर ये डिस्क दब जाती है और पीछे चली जाती है, जो स्लिप डिस्क का मैंने कहा आपको, तो ऑटोमेटिकली इन दो हड्डियों के बीच का ये जो गैप है डिस्क का, ये डिस्टेंस कम हो जाता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे अच्छा खासा डिस्टेंस है, यहाँ पे अच्छा खासा डिस्टेंस है और यहाँ पे ये गैप, ये डिस्टेंस कम हो गया है। तो इसे डॉक्टर्स काफी कॉमनली गैप कम हो गया है ऐसा एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट एक और चीज देखेंगे हम लोग, इसे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली जैसा आप देख रहे हैं, ये सभी हड्डियां एक लाइन में है प्रॉपर। आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो एक सीधी लाइन आती है, ये भी करेंगे तो प्रॉपर लाइन में है। अगर समझो ये वाली जो हड्डी है ये आगे अगर खिसक जाती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये आगे के ये सब हड्डी आगे खिसक गई है, तो इसकी वजह से होता क्या है, ये डिस्क दब जाती है और यहाँ से जो नसें बाहर निकलती है उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो इसे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहा जाता है और ये भी एक प्रकार का मैकेनिकल बैकएक है। ये अब देखते हैं इन्फ्लेमेटरी बैकएक के बारे में। ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का बैकएक है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही जोड़ों के ऊपर हमला बोल देती है। इसकी वजह से जोड़ों में सूजन होता है और उसके वजह से दर्द होता है। ये हमला कौन से जॉइंट्स में होता है? तो ये आप यहाँ जो देख रहे हो ये बोन है, इसे सेक्रम कहा जाता है और ये बोन आइलियम कहा जाता है। इसके बीच का जो जॉइंट है सेक्रो आइलियक जॉइंट, तो इस जॉइंट में सेक्रोइलियक जॉइंट में ये सूजन होती है, इसके वजह से यहाँ दर्द होता है। इसके साथ साथ जो ये वर्टिब्रे है, जो हड्डियां रीढ़ की हड्डी बनाती है, उनके बीच में भी काफी जॉइंट्स रहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं नीचे से लेके ऊपर तक इन जोड़ों में भी अटैक होता है, इनमें भी सूजन और दर्द हो सकता है। जो सेक्रोइलियक जॉइंट में सूजन होती है तो दर्द यहाँ पे बटक्स के एरिया में होता है। कभी इस साइड होता है, थोड़े दिन चलता है, यहाँ का रुक जाता है तो इस साइड हो सकता है। ये एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के इन्फ्लेमेटरी बैकएक की खासियत है। क्योंकि दोनों साइड जॉइंट है, इसके लिए कभी इसमें सूजन आ जाती है तो इस साइड दर्द होता है और कभी इस साइड
के जॉइंट में सूजन आती है तो यहाँ पे दर्द होता है। तो ये दर्द यहाँ दोनों साइड में शिफ्ट हो सकता है और इन हड्डियों के जो जॉइंट्स है उनमें भी हो सकता है। जैसा आप देखेंगे नीचे से ऊपर तक ये रीढ़ की हड्डी है और इसके जो वर्टिब्रे है, हड्डियां है, उनके बीच के जॉइंट्स है। तो बटक्स में दर्द हो सकता है, कभी लोअर बैक में दर्द हो सकता है, कभी मिड बैक में दर्द हो सकता है और कभी कभी ये गर्दन में भी हो सकता है। इसके लिए एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द पूरे स्पाइन में, गर्दन, मिड बैक, लो बैक कहीं पर भी हो सकता है। इसकी वजह से चेस्ट में भी दर्द हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है। काफी बार रात में सोते समय ऐसे काफी वॉरियर्स को लगता है कि जैसे छाती जकड़ के रखी है, किसी ने बेल्ट बांध के जकड़ के रखी है। बहुत से बार रात को 3-4 बजे इतना दर्द होता है कि वॉरियर उठ के बैठ जाता है। 3-4 बजे छाती में दर्द होने की वजह से, कमर पीठ में दर्द होने की वजह से भी ये होता है। कमर पीठ का दर्द कभी कभी इतना असहनीय होता है कि सोना भी मुश्किल हो जाता है। बेड पे जैसे ही लेटते हैं थोड़ी देर के लिए नींद लग जाती है तो दर्द की वजह से नींद खुल जाती है, 3-4 बजे सुबह खुल जाती है। तो काफी बार ऐसे चेयर में बैठ कर भी सोना पड़ता है। तो ये जो बात है ये इन्फ्लेमेटरी बैकएक की खासियत है। जो मैकेनिकल बैकएक हम लोगों ने पहले देखा उसमें एक बार आदमी सो गया, रेस्ट हो गई, तो रेस्ट करने में जनरली दर्द नहीं होता है और नींद सुकून की हो जाती है। लेकिन एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जनरली नींद तो आ जाती है लेकिन 3-4 बजे, सुबह 5 बजे दर्द की वजह से नींद खुल जाती है। यही इन्फ्लेमेटरी बैकएक की खासियत है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में रिब केज, पसलियों की एरिया में भी काफी दर्द होता है। ये दर्द क्यों होता है? अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये है वर्टिब्रे और ये है पसलियां। तो जहां पे ये पसलियां आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये रीढ़ की हड्डी से इनका ये जॉइंट होता है। तो रीढ़ की हड्डी और पसलियों के बीच में जो जॉइंट होता है उसमें सूजन आ जाती है और इसी के लिए इस एरिया में, पसलियों की एरिया में और उनके साइड के एरिया में इस सूजन के वजह से दर्द हो सकता है। ये जॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है और ये सभी जॉइंट हर पसली के रहते हैं। तो ऊपर से नीचे तक पूरे एरिया में ये जॉइंट्स होते हैं जिनमें सूजन आ सकता है और दर्द हो सकता है। और एक रीजन होता है इस दर्द का, जैसा आप देख रहे हो ये पसलियां है और पसलियों के बीच में जो ये लाल कलर का दिख रहा है ये मसल्स है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में एंथेसाइटिस नामक एक चीज होती है। तो जहां मसल्स हड्डी को चिपकते हैं उस एरिया में सूजन होती है। तो इसके लिए जहां ये मसल्स ये पसलियों को चिपकते हैं, ये जो एरिया है इनमें सूजन हो जाती है और इसके लिए रिब केज एरिया या पसलियों की एरिया में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जब छींकते हैं, लंबा सांस लेते हैं, खांसी आती है, तब ये दर्द और बढ़ जाता है क्योंकि उस एरिया में मसल स्ट्रेच हो जाते हैं। तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो छाती का पेन है वो कहाँ कहाँ हो सकता है? एक, ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो आपको यहाँ दिख रहा है उसमें सूजन आ सकती है, उसकी वजह से यहाँ दर्द होता है। सेकेंड, सामने के साइड से भी ये जो हड्डी है इसे स्टर्नम कहा जाता है और उसके ये पसलियों के साथ जो जोड़ होता है उसका कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट बोला जाता है, उसमें सूजन हो सकती है। इसके लिए सामने के साइड दर्द हो सकता है। तीसरा जो हमने अब भी देखा, जो पसलियों के बीच में जो मसल्स होते हैं उनके एरिया में दर्द हो सकता है, ये एंथेसाइटिस की वजह से होता है। और लास्टली पसलियों के एकदम नीचे के साइड एक स्ट्रक्चर डायफ्राम करके अटैच होता है। ये डायफ्राम चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करता है और जहां पे ये डायफ्राम चिपकता है रिब्स के नीचे के एरिया में उसमें भी सूजन आती है और वहां पे भी कभी कभी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से दर्द हो सकता है। जो पसलियों के बीच के मसल्स का स्वेलिंग का पेन है वो इतना ज्यादा हो सकता है कि कभी कभी छींकना भी मुश्किल हो जाता है, छींक भी बीच में रोक देनी पड़ती है। खांसी करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि रिब केज, पसलियों के एरिया में पेन होता है और कभी कभी लंबी सांस लेने में भी दर्द हो सकता है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, पीठ कमर दर्द के। पीठ दर्द छोड़कर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में और क्या-क्या चीजें होती है जिससे इसका डायग्नोसिस हम करते हैं,
ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसे हम डैक्टिलाइटिस कहते हैं। पूरी की पूरी उंगली सूजी हुई है, एक सिंगल जॉइंट उंगली का नहीं सूजा है, तो पूरी उंगली सूज गई है। आप देखेंगे बाकी उंगलियों के कंपैरिजन में ये काफी सूजी हुई उंगली है। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी उंगली सूजी हुई है, इसे हम डैक्टिलाइटिस कहते हैं। और एक चीज एंथेसाइटिस, जैसा मैंने अभी कहा, जहां जहां मसल्स, लिगामेंट्स या टेंडन हड्डी को अटैच होते हैं वहां पे सूजन और दर्द होता है। तो आप देखेंगे तो ये यहाँ पे हड्डी है एडी की, और ये पीछे से मसल आके उसको अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे सूजन है। ये कॉमन एरिया है एंथेसाइटिस की, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के वॉरियर्स में। एडी का जो दर्द है वो भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कॉमनली होता है। ये क्यों होता है? तो नीचे ये एक प्लांटर फेशिया नामक स्ट्रक्चर होता है पैर में, और ये एडी के हड्डी को यहाँ चिपकता है, और इसमें एंथेसाइटिस की वजह से सूजन आती है। और ये भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में काफी कॉमन है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कभी कभी कमर, पीठ छोड़कर बाकी जोड़ों को भी पकड़ सकता है। ये एक जॉइंट कॉमनली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पकड़ा जाता है, जिस जो ये आप यहाँ देख रहे हैं हिप जॉइंट। इसका दर्द सामने की तरफ से हो सकता है या कभी कभी साइड में भी फील हो सकता है। इसमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से जोड़ में सूजन आती है और उसके वजह से दर्द होता है। जब आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास आते हो तो हम क्या देखते हैं? एक हिस्ट्री, जैसा मैंने कहा, मैकेनिकल बैकएक है या इन्फ्लेमेटरी बैकएक है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। एग्जामिनेशन में ये सभी जॉइंट्स देखे जाते हैं, कहाँ पे सूजन है नहीं है ये देखा जाता है। उसके बाद एक्सरे किया जाता है। एक्सरे में काफी कुछ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रिलेटेड चेंजेस दिखते हैं, और मैकेनिकल बैकएक के भी कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं, वो दिख सकते हैं जहां से डायग्नोसिस हो सकता है। अगर एक्सरे से डायग्नोसिस ना हो तो एमआरआई किया जाता है। एमआरआई में आइदर सेक्रोइलियक जॉइंट या हिप जॉइंट में सूजन दिख जाती है जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से होती है। HLA-B27 और एक टेस्ट है जिससे भी डायग्नोसिस में मदद होती है, और CRP-ESR टेस्ट है जो इनडायरेक्टली दिखा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जोड़ों के अंदर एंकिलोजिंग की सूजन है। धन्यवाद वॉरियर्स आज हमसे जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते जरूर मिलिए और एक एपिसोड देखेंगे साथ में। धन्यवाद।